प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के सामने मत्था टेक दिया, सिर झुका दिया, डर गए, भाग गए। इन शब्दों का इस्तेमाल करने वालों को आज की वो तस्वीरें देखनी होगी कि कैसे जिनपिंग की आर्मी घुटने के बल LAC पर पीछे हट रही है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारे बेहद खास शो अड़ी में आप सबका स्वागत है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सेना पर उंगली उठाने वालों को आज सॉलिड सबूत मिल गया होगा। फिंगर 4 से सीधे फिंगर 8 के भी पीछे धकेलने वाली भारतीय आर्मी का दम खम दिख चुका होगा। न चाइनीज बंकर हैं, न हेलीपैड, न टैंक, न तोप, न हैवी व्हीकल्स। सब कुछ समझौतों के साथ या तो बर्बाद हो चुके हैं या उखाड़े जा चुके हैं। आज चीनी आर्मी के डर का हर एक सबूत कैमरे पर कैद हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हर सवाल का मुकम्मल जवाब भी है। चाइना का यह सरेंडर। आज ड्रैगन के डर की पूरी पिक्चर दिखाएंगे, समझाएंगे कि डिसएंगेजमेंट के तहत क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होना है। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान भी, उनका भी आपसे परिचय कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये अहम खबर। LAC पर भारत को बहुत बड़ी कामयाबी। डिसएंगेजमेंट की फोटोज और वीडियोस जारी किए गए। भारतीय सेना ने वीडियो फोटो जारी किया। चीनी आर्मी सामान लेकर वापस जाती नजर आई। चीन ने बंकर तोड़े, तोप, टेंट, गाड़ियां हटाई। इन तस्वीरों में भी आपको वही नजर आ रहा है। आप देखें, इस लाल दायरे के भीतर यहां से न सिर्फ आपको सैनिक पीछे हटते हुए नजर आएंगे, बल्कि हैवी मशीनरी डिप्लॉयड है बंकर्स को हटाने के लिए। वो स्ट्रक्चर जो 2020 अप्रैल के बाद यहां बना लिया गया, उसको हटाने के लिए, और यही स्ट्रक्चर सब हटाए जा रहे हैं। फिंगर 8 के पीछे कुरनाक फोर्ट की तरफ अब रहेगी चाइना की सेना, और इधर धन सिंह थापा पोस्ट जो है फिंगर 3 पर, वहां रहेगी हिंदुस्तान की सेना। दोनों ही तरफ से पीछे हटने के सबूत एक दूसरे को मुहैया कराए जाएंगे। आर्मर्ड व्हीकल्स को पीछे हटाने के, स्ट्रक्चर्स हटाने के, बंकर्स हटाने के सबूत भी एक दूसरे को दिए जाएंगे, और उसके बाद भी अगर लगता है तो इसको वेरीफाई किया जा सकेगा। ड्रोन से, सैटेलाइट की तस्वीरों से निगाह रखी जा सकेगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान मेजर जनरल अश्विनी सिवाच। आज की शाम हमारे साथ इस चर्चा में साथ हैं। अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। रोहित चहल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक झा राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। सुमित चौधरी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो लगातार इस दौरान आपको खबरें देते रहे हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले तो आज आप लोगों को स्टूडियो में हमारे मेहमानों को देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है कि कोविड के बाद आखिर अब वहाँ तक बात पहुँची कि आप लोगों को रूबरू आसपास पा रहा हूँ। लेकिन मैं सबसे पहले ये समझना चाहूँगा सिवाच साहब, दो तरह की तर्जुमानी है इन हालात की। एक तो ये तस्वीरें जो ये बताती हैं कि हालात पहले से बेहतर हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो हमने अभी तक देखे हैं अप्रैल के बाद से। लेकिन क्या ये वो हालात हैं जो पूरी तरीके से हिंदुस्तान को माफिक आने वाले हालात हैं? सिवाच साहब। दिनेश, इसमें देखो दो बातें हैं। इसमें कोई शक और सवाल नहीं कि ये जो डिसएंगेजमेंट, डी इंडक्शन हो रही है, ये एक अच्छी बात है, अच्छी पहल है, क्योंकि दोनों फौजें बहुत आमने सामने थी, आई बॉल टू आई बॉल थी, स्पेशली नॉर्थ ऑफ पैंगोंग त्सो, और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती थी। इसको मद्देनजर रखते हुए जो फेज 1 में जो बातचीत हुई है कि जो चीन के सैनिक हैं वो फिंगर 4 से फिंगर 8 में जाएंगे, और भारत के जो है फिंगर 4 से फिंगर 3 में धन सिंह थापा में पोस्ट में जाएंगे, और चीन फिंगर 8 के ईस्ट में जाएगा सिरचिप में। तो ये तो हुआ है पैंगोंग त्सो के नॉर्थ ऑफ पैंगोंग त्सो, और इसी प्रकार हुआ है साउथ ऑफ पैंगोंग त्सो में कि जो क्लास रेंज है वो भारत जो 29-30 अगस्त को लिया था उसको खाली करेगा, और जहां पर उसके टैंक्स वगैरह, हैवी आर्टिलरी वगैरह जो थी चशुल मोल्दो बॉल पे, वो भी डी इंडक्ट होगी चीन की। तो ये बात है एक प्रकार से नॉर्थ और साउथ ऑफ पैंगोंग त्सो की। मगर जो दो और फ्रिक्शन पॉइंट हैं, एक तो डेप्संग का और दूसरा है गोगरा और हॉट स्प्रिंग का, उसके बारे में बातचीत बाद में होगी। तो मेरा 2 पॉइंट हैं दिनेश। ये एक अच्छी बात है कि डी इंडक्शन स्टार्ट होगी, वो फेज मैनर में है, उसको वेरीफाइड होगा। चीनियों ने अपने जो हैं बंकर्स और संघर्ष और बाकी जो टावर्स हैं उनको तोड़ के वो वापस ले गए हैं, और ये वेरीफाइड हो सकता है सैटेलाइट से, ड्रोन से, ऑन ग्राउंड। ये एक अच्छी बात है। और मगर जो क्लास रेंज को हम छोड़ रहे हैं, वो थोड़ा सा मुझे शक और सवाल इसलिए है कि वो एक ट्रम्प कार्ड था आपके पास, वो बड़ी एडवांटेजेस पोजीशन में थे आप, और उसके कारण ही मेरे को लगता है चीन मानना था ये डिसएंगेजमेंट के लिए और डी इंडक्शन के लिए। और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि डेप्संग के बारे में अभी तक बात नहीं की है। मैं मानता हूं ये बातचीत भी हो चुकी है, शायद कोई अंडर
दिया है इन्होंने, चीन ने, वो करेंगे। डेप्सांग की बड़ी बात कही है सर, ये डेप्सांग की एक बड़ी अहमियत है, क्योंकि डेप्सांग के अंदर वो मेरे को शिवाज सर, डेप्सांग पे और इधर हॉट स्प्रिंग गोगरा पोस्ट, इस पर चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन आपने यहां पर जो अहम बात कही है वो ये कही है कि क्या कैलाश रेंज में वो डोमिनेटिंग हाइट्स जहां पर हम थे उसमें हमने उसी की वजह से बार्गेनिंग हुई है। क्या हमने वो हमारे पास एक बड़ी करेंसी थी जो हमने कदरन कम करेंसी के बदले एक्सचेंज कर लिया है? जरा ये समझने की कोशिश करें। हमारे साथ सुमित जुड़े हुए हैं, सुमित से समझते हैं। सुमित, क्या अगर ये देखा जाए कि क्या दिया और क्या लिया, उस हिसाब से हमने क्या अपनी एक बड़ी करेंसी डोमिनेटिंग हाइट्स के हिसाब से दी है उनको? देखिए दिनेश, कभी भी जंग के मैदान में, जंग से पहले, जंग के बाद, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जो हमेशा चलती है, वो होता है डायलॉग्स। और इसमें भी डायलॉग चलते रहते हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट था कि भारत ने वो सारी शर्तें अपने हिसाब से चीन से मनवाई है जो लगातार उन डायलॉग्स के दौरान किया जा रहा था। महत्वपूर्ण जिस तरीके से हम साउथ पैंगोंगत्सो की बात कर रहे थे, जिसे हम कैलाश रेंज भी कहते हैं, करीबन 60 से 70 किलोमीटर का एरिया है। इसमें स्पैंगर गैप आता है, इसमें हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, और इन सभी एरियाज में ना सिर्फ भारत ने अपनी हैवी डिप्लॉयमेंट कर दी थी, बल्कि चीन ने भी अपने टैंक्स को वहां पर खड़ा कर दिया था और हैवी व्हीकल्स खड़े थे। और ये तस्वीरें उधर की हैं दिनेश। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था टाइम गैपिंग, क्योंकि मैं उस लोकेशन में कई बार घूमा हूं। मैं आपको ये बता सकता हूं कि भारत को इन लोकेशन में पहुंचने में ज्यादा समय लगता है कंपैरेटिवली टू चीन, लेकिन समझौते के तहत ये तय किया गया था कि रोहतांग जो उनका जो बेस है, जो जहां पर उनके टैंक्स है, करीबन 70 से 80 किलोमीटर पीछे वो इलाका है, वहां पर चीन अपने टैंक्स लेकर जाएगा और भारत अपने त्रिशूल में जो उनके टैंक्स का जो बेस है वहां पर लेकर जाएगा, जो 20 किलोमीटर, यानी दोनों को उस इलाके में एक समय ही लगे एक पॉइंट पर पहुंचने में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो त्रिशूल के साउथ पैंगोंगत्सो के इलाके की हम बात कर रहे हैं। दिनेश, जवाब अभी वो वाला मुझे चाहिए जो शिवाज साहब ने जिसको जहां पर छोड़ा। मैं जरा इसको लेकर अशोक सज्जनहार साहब के पास जाऊं और उसके बाद हम सियासत का भी रुख करेंगे। हमारे जो मेहमान पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले अशोक सज्जनहार साहब, ये फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड, वेरीफाइबल, ये जो तरीका है, इसके मायने समझा दीजिए। दूसरा, हमने जिन जगहों को खाली किया है और उन्होंने जिस जगह को खाली करने के लिए रजामंदी दी है, अभी क्या हाइट्स के हिसाब से हमने ज्यादा एक तरीके से छोड़ा है? देखिए दिनेश, दो तीन चीज़ें मैं कहूँगा यहाँ पर। एक तो जो आपने अपना कार्यक्रम का पहले शुरुआत की, जो किसी ने किसी के सामने मत्था टेक दिया, तो आज तो मालूम चल गया जो किसने मत्था टेका है और चीन ने कैसे 9 महीने तक वहाँ पर लगे रहने के बावजूद उसने मत्था टेक दिया है भारत के सामने, भारत की आर्मी के सामने, और वो पीछे हट गया है। यहाँ पर वो 8 किलोमीटर, 4 से लेकर फिंगर 8 तक, उसकी भी पूर्व में वो वहाँ पर पहुँच गया है। दूसरा आपका प्रश्न जो था, जो ये क्या है फेज्ड विड्रॉल, वेरीफाइबल विड्रॉल, तो इसमें हमने देखा है, देखिए 10 तारीख को ये शुरू हुआ। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट में, दोनों सदनों में, उन्होंने 11 तारीख को ये बताया जो ये फेज सिंक्रोनाइज्ड विड्रॉल होगा। और ये हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में पूरा ये दिखाई दे रहा है जो कैसे उनके टैंक जो हैं, चीन के टैंक हैं, सब वहाँ पर से हटाए जा रहे हैं, हमारे अपने भी टैंक और फोर्सेस हटाए जा रहे हैं। हम करीब फिंगर, अगर नॉर्थ बैंक की करें बात, तो फिंगर 4 तक थे, वहाँ से हमें थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करना पड़ा है वेस्ट में आने के लिए, धान सिंह थापा पोस्ट में आने के लिए। उनको जो चीन को है 4 से लेकर फिंगर 8 और उसके भी पूर्व में जाना पड़ा है। देखिए बहुत सारे एनालिस्ट ने ये कहा था शुरुआत में, क्या वो राजी होंगे अपना जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जितने बंकर्स बनाए हैं, जेट्टी बनाई है, ये सब बनाया है, इसको तोड़ने के लिए? अब सामने आ गया है जो उन सबको उन्होंने तोड़ दिया है। ये अग्रीमेंट का एक महत्वपूर्ण बात कही है सर। और एक आखिरी चीज अगर आप मुझे दिनेश कहने का मौका दें, जो ये नैरेटिव एक और बनाया जा रहा है और मैं उसमें उससे सहानुभूति रखता हूं, जो हमने हाइट्स छोड़ दी हैं, परंतु मैं इसमें यह कहना चाहूंगा जो हमको विश्वास करना चाहिए अपने नेगोशिएटर्स पर। ये ऐसा नहीं है जो पॉलिटिशियंस नेगोशिएट कर रहे थे, ये हमारे आर्मी के सीनियर कमांडर्स नेगोशिएट कर रहे थे, ये हमारे डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स नेगोशिएट कर रहे थे। आपने देखा जो कोर कमांडर की मीटिंग होती थी उसमें विदेश मंत्रालय का भी एक
रिप्रेजेंटेटिव रहता था। तो हमको उनमें विश्वास करना चाहिए जो उन्होंने ये सोचकर समझकर 9 बारी जो मीटिंग हुई है उसको देखकर उन्होंने ये इस निर्णय पर लाए हैं। और इसीलिए देपसांग गोगरा हॉट स्प्रिंग्स की जो बात होगी 48 घंटे में जो उसके बाद होगी तो उसमें भी अच्छा नतीजा मैं उम्मीद करता हूं जो निकलेगा। और अब मैं आने वाला हूं दीपक झा आपके पास, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटा सा रिएक्शन लेना चाहता हूं सुमित आपसे। ये जो सड़कें बना ली गई थी, फिंगर 4 तक सड़क बना ली थी, 99 में उसने सड़क बनाई थी, यहां उसको ब्लैक टॉप भी कर दिया था बाद में, ये क्या खोदी जाएंगी, हटाई जाएंगी, ये वापस वैसी शक्ल में आएगी वहां की टेरेन जैसी थी पहले, या ये सड़क तो बनी रहेगी? देखिए सड़कें वैसे ही रहेंगी दिनेश, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उसने जब ये पूरा मोबिलाइजेशन किया था फिंगर 5 से फिंगर 4, तब भी उसने यही कहा था कि ये पेट्रोलिंग के लिए दोनों देशों के लिए आसानी होगी। ये एक तरीके का झांसा ट्रैप था। और लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इन सभी मोबिलाइजेशन के ऊपर नजर रखी जा रही है आपकी सैटेलाइट से, आपके हाई रेजोल्यूशन ड्रोन से, और ये सारा सर्विलेंस लगातार। आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही, रोड्स वहां रहेंगी, और बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि चीन का जो रवैया है वो यही है कि पहले जाओ, आगे तक वहां पहुंच जाओ जो हिमाकत दिखाई दे, और जब आपको कहा जाए तो कुछ पीछे आ जाओ, लेकिन वहां तक आप अपनी एक रोड बना के छोड़ दो ताकि अगली बार जब आपको जाना हो तो सहूलियत हो। अब जरा दीपक झा मैं आपके पास आता हूं। ये सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं कि ये जो कहा गया है कि हमने बगैर कुछ गंवाए चीन को उधर भेज दिया जिधर से वो आया था, इसको आप लोग आलोचनात्मक निगाह से देख रहे हैं। क्या इस समय जब देश का स्टैंड है ये आलोचनाएं आवश्यक हैं? देखिए, मैं अपनी बात शुरू करूंगा अशोक सज्जनहार जी के बातों से, जहां इन्होंने खत्म किया था। इन्होंने कहा था हमारी सेना की जीत है बगैर कुछ किए, राजनीतिक यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, कोई डायलॉग इन्वॉल्व नहीं था। तो मैं अपनी सेना को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। इस पे हर हिंदुस्तानी को फक्र है। हमारी नेगोशिएटर्स पर भरोसा है आपका? वो हमारी सेना के लोगों ने किया है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सज्जनहार जी ने अभी स्पष्ट क्लियर भरोसा कर लीजिए। सुन लीजिए, अब मैं आगे बात बोलता हूँ। नरेंद्र मोदी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जो चौकीदार कहते हैं, प्रधान सेवक कहते हैं, उनकी चौकीदारी में 56 इंच का सीना दिखाते हुए कहते हैं ना 1 इंच हमारे अंदर कोई आया था ना हमने उनके अंदर गए। आज आप कह रहे हैं कि आप आगे जा रहे हैं, वो पीछे जा रहे हैं। जो भी सिचुएशन है देश को पता चल रहा है, लेकिन अभी असली मुद्दे बचे हुए हैं। गोगरा, स्प्रिंग और डेपसोंग, ये सारी की सारी गलवान, जहां पे हमारे सैनिक शहीद हो चुके हैं, जानें गंवा चुकी हैं। तो देखने के लिए तो लग रहा है कि चाइना पीछे चला गया है, लेकिन ये अभी क्या है, दिवा स्वप्न है। अभी इसको हमें राजनीतिक जीत नहीं मानना चाहिए। हमारी सेना ने अथक प्रयास करके चाइना के दांत खट्टे जरूर किए हैं, लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी जी का झूठ आज सामने आ चुका है। दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। 56 इंची सीना लेके बोलते थे ना कोई अंदर आए ना कोई बाहर, तो अब आप भी जान चुके और हम भी जान चुके हैं। इसलिए विपक्ष को गाली देने से बेहतर है नरेंद्र मोदी जी अपनी सेना को सलाम कीजिए और अपनी छाती ठोकना बंद करिए। रोहित चहल। देखिए दिनेश जी, पहले बात तो जो हमारे सेना के पूर्व सैनिक बैठे हैं, हमारे बड़े बैठे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे सारी स्थिति क्लियर करी। जिस प्रकार से जो भारतीय सेना है, जिस प्रकार उन्होंने चाइनीज़ जो आर्मी है उसकी गर्दनें तोड़ी थी और उनके जो दांत खट्टे किए थे, उनको पता है। और राजनीतिक रूप से भी एक मजबूत लीडरशिप आज नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार देश को दी है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि देखिए, चीन जो था जहां तक घुस जाता था पहले, वो वापस जाता नहीं था। अभी दीपक जी जब बात कर रहे थे तो मुझे लगता है वो इतिहास की बातें जरूर कर रहे थे। 27,000 वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन जो है वो पाकिस्तान को किसने दिया 62 के बाद? 62 के बाद कभी ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान जहां पर आया हो वो वापस वहां से गया हो? आज तक नहीं हुआ है। ये पहली बार है कि चाइना जो है वो वापस अपने पैर वहां से उठा के अपने सामान उठा के बोरिया बिस्तरा वापस भाग रहा है। उसको नाक जो है वहां पे रगड़वाई है किसने? भारतीय सेना ने। और महत्वपूर्ण विषय यह है कि भारतीय सेना ने सीधा कहा कि भैया सुन लीजिए, सच्चाई है, कड़वी लग रही होगी। देखिए, भारतीय सेना ने जिस प्रकार से एक मजबूत इच्छा शक्ति और लीडरशिप जो नरेंद्र मोदी जी की, 1 इंच भी जमीन, भारत की जो 1 इंच भी जमीन है वो चीन को नहीं दी गई है। ये आपको याद होगा जब डोकलाम के अंदर भारतीय सेना खड़ी थी चाइना के सामने, जब लगातार प्रयास में लगे हुए थे चाइना कि कहीं से भी घुसपैठ की जाए, लेकिन इनके जो लीडर थे वो डोकलाम में जब भारतीय सेना सामने खड़ी थी तो चीन के साथ नूडल कौन खाने में लगा हुआ था? हमें देख रहे थे। राहुल गांधी यहाँ चाइनीज एम्बेसी में बैठ के। मुझे लगता है इस समय इस राजनीति से ऊपर उठना चाहिए दीपक जी, भारतीय सेना के साथ खड़ा होना चाहिए। भारतीय सेना उनसे बातचीत कर रही है और आगे भी जहां तक है। ठीक है, रोहित चहल आपके पास आते हैं। तो क्या यहाँ अविश्वास केवल सियासत की वजह से है या अविश्वास की वजहें भी हैं? और अब आइए जरा इस इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं
कुछ बातें ऐसी जो ये दिखाती हैं कि चीन जिस तरह की हिमाकत के लिए जाना जाता है, ये बात सत्य है कि वो हिमाकत, वो हेठी पहले से कम हुई है। मसलन आप यहां पर देखें, अभी जिस फिंगर 4 की चर्चा हो रही है उसको भी जरा समझने की कोशिश करें। चुशूल वाला वो जो इलाका पैंगोंग के पास हिंदुस्तान का इलाका है, और रुटोग वो जगह जहां आपको वो झंडा दिखाई दे रहा है चाइना का, वो चाइना की तरफ वाला हिस्सा है। फिंगर 4 क्यों हिंदुस्तान के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है? क्यों हम ये लगातार कहते रहे कि आप उस जगह से हटिए जहां पर आप आगे बढ़ाए हैं फिंगर 4 तक, फिंगर 8 से आगे। हिंदुस्तान की धन सिंह थापा पोस्ट जो फिंगर 3 पर है, वहां पर अभी हिंदुस्तान रहेगा, लेकिन पहले ये म्यूचुअल पेट्रोलिंग की जगह होती थी। जरा शायद इसमें उस बात का भी जवाब है कि जब अंदर आए ही नहीं तो बाहर गए कहां? अंदर वहां आए जो म्यूचुअल पेट्रोलिंग की जगह थी, वहां खुद आकर जमकर बैठ गए और यह कहा कि यहां आगे अब आप पेट्रोलिंग करने नहीं जा सकते, वहां तक जहां आप पहले पेट्रोलिंग किया करते थे। तो पेट्रोलिंग की वो जगह है जिसके लिए यह तय हो गया था कि अब हिंदुस्तान की सेना आगे नहीं जा सकती, चीन ने कह दिया था। अब वहां से चीन पीछे हट रहा है, हिंदुस्तान बहुत आगे गया ही नहीं था, उसके हटने का सवाल ही नहीं है। लेकिन चीन पीछे जब हटेगा तो वो जो म्यूचुअल पेट्रोलिंग वाली जगह थी जहां पर चीन आगे बढ़कर हिंदुस्तान को रोक रहा था, वो खाली हो रही है। और इसमें आप ये भी जानते हैं कि यही पैंगोंग का वो इलाका है जिससे आगे खुरनाक फोर्ट होते हुए सड़क उधर तक जाती है जहां वो G219 से जुड़ती है। ये वो सड़क है जहां से सप्लाई बहुत आसानी से, वो सैनिक साजो सामान हो, रसद हो, बहुत आसानी से यहां फ्रंटलाइन की तरफ हो सकती है। लिहाजा ये आवश्यक था कि यहां पीछे की तरफ चीन को वापस भेजा जाए। और ये जब प्रक्रिया पूरी होगी उसके 48 घंटे बाद, ये पूरा देख लेने के बाद कि यहां जो पहले फेज में तय किया गया था ये पूरा हो गया क्या, ये फैसला होगा कि जो बाहर के दूसरे इश्यूज हैं जिनका जिक्र अभी किया जा रहा है कि देप्सोंग का क्या होगा, हॉट स्प्रिंग का क्या हुआ, गोगरा पोस्ट का क्या हुआ, उनके बारे में भी चर्चा होगी। क्या ये बातें कहीं किसी हद तक दीपक जी को सेटिस्फाई करती हैं क्या? लेकिन उससे पहले जरा मैं सिवाज साहब के पास समझने के लिए जाऊंगा। सिवाज साहब, खासतौर से जब आए ही नहीं तो गए कहां, ये जो सवाल पूछा जाता है, इसका उत्तर यहां से मिलता है क्या कि म्यूचुअल पेट्रोलिंग वाली जगह पर वो जो बफर जोन था वहां आ गए थे और वहां से पीछे हटे? बिल्कुल ठीक है दिनेश, देश में कोई दो राय नहीं कि जो हमने नॉर्थ और पैंगोंग में प्राप्त किया है वो काबिल तारीफ है। देखो, आपको पता होना चाहिए कि ये एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। नॉर्थ ऑफ पैंगोंग हम मानते थे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 8 से जाता है और वो मानते थे फिंगर 4 से, और फिंगर हम 8 तक पेट्रोलिंग करने जाते थे, वो फिंगर 4 तक। मगर ये मई के अंदर वो फिंगर 8 से 4 में आगे अपना जमावड़ा बना लिया और वहां से हमें आगे नहीं जाने दिया। आज वो फिंगर 4 से फिंगर 8 के ईस्ट में जाने सिलसिले में वो एक बड़ी जीत है, सच्चाई है। और ये आपने जो बड़ा अच्छा बोला कि वहां से जो रोड जाती है G219 जो हाईवे है सिंगजांग से लासा, वहां जाती है। इसलिए अगर वो वहां से चले गए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें भारत की जीत है और भारत को बहुत कुछ मिला है। मेरा ओनली पॉइंट ये है कि हमने भी तो दिया है कुछ, क्योंकि जो साउथ ऑफ पैंगोंग में जिस प्रकार से आपने 29-30 को क्लास रेंज को लिया था, जो कि गेम चेंजर है, चशुल मोल्दो बाउल को डोमिनेट करता है। स्पंगुर गैप जहां पर चीन आया था 1962 में लद्दाख में, उसको आज फायर एंड ऑब्जर्वेशन से डोमिनेट करते हो। तो आज भारत चीन में जा सकता था, चीन भारत में नहीं आ सकता। ये एक है कि हमको कुछ देना है, कुछ लेना है। मेरा ये बहुत अच्छा है अभी तक। ये जो डिसएंगेजमेंट की बात हो रही फेज 2 में, जो आपका डेप्सांग है वो एक बड़ा अहमियत वाला है। उसको मैं अगर चंद टाइम में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि डेप्सांग क्यों इंपॉर्टेंट है। वहां पर 8 से 10 किलोमीटर चीन जो है हमारी पेट्रोलिंग को नहीं जाने दे रहा, पेट्रोल पॉइंट 10 से 13, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि भारत कुछ एक्साइटिंग के बारे में मैं कह रहा था आपसे सिवाज साहब कि देप्सांग पर हम अलग से चर्चा करने वाले। एक मिनट दिनेश, आज अगर वो रहता है, कल को वो नहीं मानता कि मैं देप्सांग से वापस नहीं जाऊंगा और बोलता है कि ये क्लेम लाइन 1959 की है, वो अंदर नहीं आए, तो उसमें हमारे पास जो ट्रम्प कार्ड था हमने क्लास को, ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही कि बाकी की जगहों के लिए भी यहां पर चर्चा। ठीक है सर, समझ गए। आपने कहा कि हमने इतनी इंपॉर्टेंट करेंसी अभी दी है वो डोमिनेटिंग हाइट्स के तौर पर कि हमको बाकी सबके बारे में भी फैसला यहीं पर करा लेना था। इसी यही हाइट्स जब हम उनके साथ ये कह रहे थे कि ठीक है हम यहां से हटते हैं, लेकिन दीपक झा के पास आने से पहले एक रिएक्शन सर आपसे, अशोक सज्जनहार साहब, क्या इससे आगे के दिनों में ये जो परसेप्शन का डिफरेंस है और बॉर्डर के फिक्स होने का रास्ता, क्या उस तरफ ये रोड जाती है या ये फिलहाल इस वक्त जो दुश्वारी है उससे निजात दिला रही है? ये बात सिर्फ इतना ही है। देखिए दिनेश, मैं तो ये कहूँगा जो हमको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए।
देखिए, मैंने अपने उसमें कार्यकाल में बहुत नेगोशिएशंस अटेंड किए हैं, चाहे वो जनीवा में रहे हो, यूनाइटेड नेशंस में रहे हो, बायलैटरल में रहे हो। देखिए, अगर आप ये समझते हैं जो बिना कुछ दिए आप उनसे सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, तो ये आप किसी ड्रीम वर्ल्ड में रह रहे हैं। अगर आपको कुछ चाहिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। नेगोशिएशन का ये सबसे मूल और अहम प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर वही मैं कह रहा था, जो हमारे ये डिसीजन तो पॉलिटिकल लेवल पर है। आफ्टर ऑल, अगर रक्षा मंत्री नहीं कहते, अगर प्रधानमंत्री नहीं कहते, ऐसे विड्रॉल नहीं हो पाता। परंतु ये किया गया है ऑन द एडवाइस एंड गाइडेंस ऑफ द मिलिट्री पर्सनल एंड द डिप्लोमेटिक पर्सनल। तो उन्होंने जो अपने राजनयिक थे और अब जो अपने सेना अध्यक्ष वहाँ पर है, उन्होंने ये कहा है जो इसको हम डील कर सकते हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा एडवांटेजेस है। और 48 घंटे बाद जो वो मुलाकात होगी और जो बातचीत होगी, उसमें डेप्सांग से उनको भी हटाने का मुझे अपने नेगोशिएटर्स पर पूरा भरोसा है। हम तो देखिए यहाँ दूर बैठे हैं, वहाँ जैसे मैंने कहा वो 9 राउंड्स में 14 घंटे 18 घंटे की बातचीत करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं। जरूर वो ज्यादा सोच समझकर इस नतीजे पर पहुंचे। हमें तो ये दूसरा पर्सपेक्टिव, शक नहीं करना दूसरा चाहिए। नजरिया अशोक सज्जनहार साहब का। सिवाच साहब ने ये कहा कि अगर हमने उतनी महत्वपूर्ण डोमिनेटिंग हाइट्स छोड़ी थी तो हमको उसी समय फैसला करा लेना चाहिए था, देप्सांग के बारे में भी, गोगरा के बारे में भी, हॉट स्प्रिंग के बारे में भी। लेकिन एक दूसरा नजरिया ये कहता है कि अगर 9 दौर की बातचीत, हर एक दौर में 14-18 घंटे बातचीत हुई है, तो जो वो वहां बैठे हुए हैं वो वस्तु स्थिति समझते हैं और हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं कि क्या किया जाना चाहिए। एक अहम खबर, भारत के सामने चीन ने घुटने टेके। भारत ने जो चाहा चीन ने वो किया। समझौते की हर बात चीन को माननी पड़ी है। फिंगर 4 को पूरी तरह खाली कराना था हिंदुस्तान का मकसद और भारतीय सेना को इस मकसद में कामयाबी मिली है। अब ये जो बात कही जा रही है, ये इसको लेकर तो खैर मैं सुमित के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले कि आपको दीपक का इन बातों का जवाब मिलता है कि आए कहां थे जहां से पीछे हटे? देखिए दिनेश जी, मुद्दा ये है कि चाइना आज हिंदुस्तान को आंख दिखा रहा था। हमारी सेना इतनी जाबाज थी कि उनको पीछे धकेल दिया। सज्जनहार जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, जो कि भाजपा के मित्रों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा और देश को स्पष्ट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आपने नेगोशिएट क्या किया। अंधेरे में रखने से काम नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जी की बात अच्छी है कि भाषण बहुत अच्छा देते हैं, बातें बहुत अच्छी करते हैं और उन जैसे मायावी रावण था, सीता को साधु के भेष में हर गया, तो कुछ उसी तरह से मोदी जी का अंदाज है कि बढ़िया वेशभूषा बना के आते हैं और अच्छी बातें करके जनता को छल के जाते हैं। दीपक जी, अभी तो आपने खुद ही माना ना कि वहां जो नेगोशिएटर्स हैं वो कूटनीति के और सैन्य मामलों के जानकार हैं, सैनिक ऑफिसर्स हैं, तो वो कर रहे हैं, तो फिर आप किससे जवाब मांग रहे हैं? जवाब इसमें मांग रहे हैं क्योंकि सज्जनहार जी ने एक बात मध्य की कही है, सेना और डिप्लोमेट, लेकिन पॉलिटिकल विल होता है, पॉलिटिकल इजाजत होती है इनको देने की, कि अगर पॉलिटिक्स नहीं चाहेगी, राजनेता नहीं चाहेंगे तो निगोशिएट कर दिए, लेकिन परमिशन सिग्नेचर तो उन्हीं का चाहिए ना भैया, प्रधानमंत्री का और रक्षा मंत्री का। तो उन्होंने क्या किया है निगोशिएट, ये देश को जानने का हक है। और भाजपा के नेताओं से मतलब आपको जब सूट करेगा, एक सेकंड दीपक झा, सर एक मिनट, अभी तो आप कह देंगे 10 सेकंड सर, करबद्ध निवेदन है, आप मोदी जी के कार्यकाल की बात करिए ना। आपने नेहरू को गाली दिया, लाल बहादुर शास्त्री को गाली दिया, इंदिरा गांधी, सबको गाली दीजिए। देश ने उनको प्रधानमंत्री बनाया और नरेंद्र मोदी जी को भी देश ने प्रधानमंत्री बनाया। आज नरेंद्र मोदी जी हैं और आपको छिपना होता है तो आप बैक पीछे का डोर खोलते हैं और नेहरू को गाली देना शुरू करते हैं। अरे भैया कुछ तो हिम्मत दिखाओ, कुछ तो 56 इंच नहीं, लेकिन क्या आप इतिहास से पल्ला झाड़ सकते हैं? रोहित चहल के पास चलते हैं, ये जवाब लें सर। देखिए रोहित चहल, आप दीपक झा आप शांत होइए प्लीज। नहीं, सन 60 का भारत और आज का भारत एक है क्या, बताइए आप। दिनेश जी, सन 60 का भारत और आज का भारत देखिए, आपका जो सवाल है, मोदी जी को जो भारत मिला था वो सन 60 का भारत था। आप कैसे ठीक है, आपने पूछ लिया, जवाब तो ले लीजिए। दीपक झा, 60 का भारत आज का भारत है क्या, ये कह रहे हैं दीपक झा? देखिए बिल्कुल नहीं है ना, ये वो भारत हो ही नहीं सकता। ये नया भारत है, ये 62 वाला भारत नहीं है नेहरू जी वाला, जो अपने चीनी रिश्तेदारों को 27,250 वर्ग किलोमीटर जमीन चीनी रिश्तेदारों को दे दी। अरे चुप बैठिए, पहले आपकी बात को आराम से सुनो, धैर्य बना के रखिए। सच कड़वा लग रहा है ना दीपक झा, पानी पिला दीजिए दीपक झा जी को। दीपक झा, आप एक बार सुनिए तो सही, फिर जवाब दीजिएगा। अपने पाकिस्तानी रिश्तेदारों को कितनी जमीन दी आपने, कितने हजार वर्ग किलोमीटर की जमीन दी? 1 इंच भी जमीन भारतीय सेना ने इस बार
अब आपके जो चीनी रिश्तेदार जिनके साथ डोकलाम के समय चाइनीज नूडल खा रहे थे एम्बेसडर के साथ बैठ के राहुल गांधी, उनके चीनी रिश्तेदारों ने वेबसाइट पर फोटो डाल दी और तुरंत हट गई क्योंकि भैया पोल खुल गई ना। वो उसके बाद क्या हुआ, आज 1 इंच जमीन नहीं गई है, नया भारत है। पहली बात तो हम किसी को छेड़ते नहीं है और जो छेड़ता है उसको भारतीय सेना छोड़ती नहीं है। मोदी जी एक मजबूत नेतृत्व के रूप में ताली तो बजानी चाहिए आपको भारतीय सेना के लिए। एक मजबूत नेतृत्व आज मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार से दिया गया है और चीनियों को घुटनों पे लाकर बिठाया है, ये बात देश जान रहा है और आपके नेतृत्व को माननी पड़ेगी। वही भाषा चीन जो बोलता है वही राहुल गांधी क्यों बोलते हैं, जो इमरान खान भाषा बोलता है वही जाके पाकिस्तान के इमरान खान वही राहुल गांधी बोलते हैं। ये जो रिश्ता क्या कहलाता है, अपने देश का खाते हो और दुश्मन देश का खाते हो, अपने देश से गद्दारी करते हो सर और दुश्मन देश से यारी करते हो। अरे भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पे आपने सबूत मांगे। सुमित के पास मैं जाना चाहता हूं। सुमित जल्दी से। ओके रोहित चहल, उनको वापस खदेड़ दिया। आपका पॉइंट समझ लिया गया। रोहित चहल, दीपक झा प्लीज शांत होइए, इससे आगे बढ़ना है मुझे। सुमित चौधरी के पास जाना है। सुमित चौधरी एक बात ये समझाइए, डेप्सांग वाली स्थिति, क्या ये वाकई मुमकिन है? चीन का कोई भरोसा नहीं है, क्या ये मुमकिन है कि इससे आगे वाले जो चरण हैं उसमें वो किसी जगह से पीछे आने के लिए, डिसएंगेजमेंट के लिए मना कर दे? क्यों दौलत बेग ओल्डी के संदर्भ में सवाल आपसे पूछ रहा हूं। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस जो है वो अभी एकदम से नहीं हुआ। 7वें राउंड की बैठक के बाद से ही लगातार चीन की तरफ से ये कहा गया था और 8वें राउंड की बैठक में चीन ने ये वर्बल एश्योरेंस दिया था, लेकिन भारत की तरफ से कहा गया कि कोई वर्बल एश्योरेंस नहीं होगा, सब कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा और टेक्स्टेड होगा। यही वजह है कि अगर दिनेश अगर आप पूरी चीजों पे गौर करें तो ये स्पष्ट रूप से जब आप रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में सारी चीजें पढ़ी तो उन्होंने कहा कि 48 घंटे का प्रोटोकॉल हमने रखा है और हमने ये भी देखा है कि पहले नॉर्थ और साउथ पैंगोंग्सो के खाली होने के बाद 48 घंटे में कोर कमांडर बैठेंगे, दोबारा से फिर दूसरे पॉइंट्स की बात करेंगे जिसमें आपका PP-17, आपका PP-17A और डेप्सांग इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप ये भी देख लीजिए क्योंकि भारत की तरफ से ये हमेशा कहा गया कि आप 2020 की जो अप्रैल की यथास्थिति थी उसको मेंटेन रखिए, लेकिन डेप्सांग में वो चीजें बहुत पहले से की गई थी, यानी डेप्सांग में चीन ने पेट्रोलिंग पॉइंट्स को बहुत पहले से चोक किया हुआ था। तो ये पहले इंपॉर्टेंट था कि पहले फिंगर एरियाज को खाली किया जाए, डिसंगेज किया जाए और वहां से डिप्लॉयमेंट पीछे की जाए, उसके बाद आगे की बातचीत पर रणनीति तय की जाए। ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, पैंगोंग के बाद डेप्सांग पर भारत की नजर है। डेप्सांग से चीनी आर्मी को खदेड़ने की तैयारी चल रही है। डेप्सांग प्लेन्स में चीनी आर्मी की 2 ब्रिगेड्स हैं। चीन ने पेट्रोल पॉइंट 10 से लेकर पेट्रोल पॉइंट 13 तक भारतीय पेट्रोलिंग को रोका है। 2013 के स्टैंड ऑफ के बाद यहां चीनी सैनिक तैनात हैं। अब सवाल यही है जिसको लेकर अभी मैं सुमित के पास गया था कि यहां से उसको पीछे हटाना कितना इंपॉर्टेंट है और क्या ये मुमकिन हो पाएगा। और ये जो पूरी भारत की सीमा है चीन के साथ लगी हुई, इसमें खास तौर से लद्दाख का ये इलाका जहां लगातार हम ये देख रहे हैं तनाव की स्थिति है, क्या यहां फेज्ड मैनर में वाकई वो हो पाएगा जो हिंदुस्तान को पूरी तरह से माफिक आता है। यहां जरा देखिए डिसएंगेजमेंट के समझौते की बड़ी बातें क्या हैं। दोनों देश फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट हटाएंगे, दोनों देशों की टुकड़ियां पीछे हटेंगी, ये तय हुआ है। चीनी आर्मी पैंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूर्व की तरफ जाएगी और भारत अपनी टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास धनसिंह थापा पोस्ट के पास रखेगा। पूरी तरह डिसएंगेजमेंट के 48 घंटे के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत होगी। पैंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक की तरह साउथ बैंक में भी डिसएंगेजमेंट होगा। इसको लेकर अभी तारीख तय नहीं है। अप्रैल 2020 से नॉर्थ और साउथ बैंक के सभी कंस्ट्रक्शंस हटाए जाएंगे, पहले की स्थिति बहाल की जाएगी। दोनों देश नॉर्थ बैंक की पेट्रोलिंग को रोक देंगे। आगे के समझौते में पेट्रोलिंग पर फैसला होगा। पेट्रोलिंग यहां जहां पर हुआ करती थी दोनों देशों की तरफ से, ये होगी कि नहीं होगी इस जगह पर, यह भी आगे तय होगा। दोनों देश की सेना वहां तक पीछे हटेगी जहां से गतिरोध वाली जगह पर आने में
समान समय लगे। इसी की बात अभी हमारे संवाददाता सुमित कर रहे थे कि ये टाइम लैप्स और सैटेलाइट और हाई रेजोल्यूशन सर्विलांस से चीन की हर गतिविधि पर भारत निगाह रखेगा और ये चीन को भी पता है कि इसके लिए व्यवस्था है और भारत ऐसा कर सकता है। हर 24 घंटे में दोनों देशों की सेना के कमांडर्स इस बारे में कि डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस कैसी चल रही है, किस फेज में है, कहां तक पहुंची है, इसको लेकर अपडेट करेंगे अपने ऑफिसर्स को। और ये कुल मिलाकर इस बार इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने की और एक पक्ष दूसरे पक्ष पर यकीन कर सके, खासतौर से भारत का पक्ष, क्योंकि हिंदुस्तान जो कहता है वो करता है, लेकिन चाइना की तरफ से ये देखने को नहीं मिला है। ये चाइना भी कर रहा है, ये हिंदुस्तान इंश्योर कर सके। अभी तक कम से कम सिवात साहब ये बातें तो भरोसा जगाने वाली हैं कि चीन माना है कि हम जो करेंगे उसको वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसके बाद अगला कदम हम लोग बढ़ा सकते हैं। और बिल्कुल दिनेश, इसमें कोई शक और सवाल नहीं, जो कि नॉर्थ ऑफ पेंगोंग में जो कार्रवाई की है और जिस प्रकार से चीन ने डिसएंगेजमेंट की है वो एक सिंक्रोनाइज मैनर से, फेज मैनर से, और जो वेरीफाइड है। और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपने बंकर, सेंगर्स और जो इलेक्ट्रॉनिक टावर थे प्लस हेलीपैड को हटाया है। ये तो सच्चाई है। उन्होंने आरटी गन्स और टैंक्स को भी जो आपके चशुल मौल बाउल से पीछे ले गए और मुझे लगता है इसमें भारत की जीत है कि ये कार्रवाई हुई है। मेरा ओनली पॉइंट यही है कि इसके होने के बाद जो 48 घंटे के बाद प्रतिक्रिया स्टार्ट होगी देप्सांग के बारे में, गोगरा और हॉट स्प्रिंग। मेरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो है देप्सांग जो इलाका है वो इतना अहमियत वाला है कि अगर देप्सांग में चीनी वहीं रहते जहां हैं तो वो डायरेक्टली नुब्रा वैली और साइचन ग्लेशियर में जा सकते हैं, बाईपासिंग दौलत भाई गोल्डी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि देप्सांग में इनका जाना बड़ा जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो चीन बोले कि क्लेम लाइन जो 1959 है, क्योंकि चीन जो है ना गोल्ड पोस्ट चेंज करता है और चीन के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते आप। उन्होंने स्टार्टिंग में गालवान में डिसएंगेजमेंट के टाइम में क्या किया था, मगर मुझे यह भी लगता है दिनेश कि इस बार भारत की फौज और भारत के जो डिप्लोमेट हैं उन्होंने पुख्ता बातचीत की है और कहीं ना कहीं अंडरटेकिंग है, चाहे वो अनाउंस नहीं की कि देप्सांग से भी जो चीन है वो वापस जाएगा यथास्थिति अप्रैल 2020 की। अगर वो करता है तो इसमें विन विन है दोनों के लिए। लेकिन अभी इसमें होना चाहिए, इसमें हम लगातार ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान रखना है कि क्लास रेंज आपका ट्रम्प कार्ड था, उसको आप देप्सांग के साथ, ठीक है, ये आपने तीसरी बात ये बात कही है सर, और ये निश्चित रूप से आपकी निगाहों में बहुत अहम होगी, लगातार आप इसको कह रहे हैं। लेकिन मैं अशोक सज्जनहार साहब, एक बात, चीन के जहन में क्या चल रहा है ये बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी पूरी दुनिया की रहती है, क्योंकि समझ में आता नहीं है बड़ी आसानी से ये हुआ क्या है। क्या कोरोना केसेस अब डाउन हो रहे हैं? कोरोना को लेकर जैसे पहले विलेन बना हुआ था उससे कुछ कम हुआ है चीन, इस वजह से ये है? या अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ है, इस वजह से ये है? भारत इस बार तैयार नहीं था ब्लिंक पहले करने के लिए, इस वजह से ये है? ठंड बढ़ती जा रही है उन ऑल्टीट्यूड्स में और चीन के सैनिक लगातार बीमार पड़ रहे हैं, इस वजह से ये? क्या बड़ी वजह है सर जिसके चलते ये सदाशयता वाली बात चीन की तरफ से नजर आ रही है? आपने देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है और आपने इसका जवाब देने का भी बहुत अच्छा प्रयास किया है, जो क्या कारण हो सकता है। और आपने ये बिल्कुल ठीक कहा है, जो चीनी लोगों का और उनकी जो लीडरशिप का जो दिमाग है बिल्कुल इनस्क्रूटेबल है, उसको समझना काफ़ी दिक्कत होती है, मुश्किल होती है। परंतु दो तीन चीज़ें मैं समझता हूँ। देखिए, उन्होंने सोचा था, उन्होंने अपना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलाने का प्रयास किया भारत के ऊपर, उन्होंने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलाने का प्रयास किया, क्योंकि ऐसा ही उन्होंने प्रयास किया था और देशों के विरुद्ध, चाहे आप साउथ चाइना सी में देखिएगा, चाहे वियतनाम के विरुद्ध, फिलीपींस के विरुद्ध, मलेशिया के विरुद्ध, तो वहाँ पर विदाउट फायरिंग अ शॉट, एक गोली चलाए बिना वो सब उन देशों ने अपने घुटने टेक दिए थे। तो उन्होंने सोचा था जो भारत के विरुद्ध भी आएंगे तो इट विल बी एन ईजी विन, इट विल बी एन ईजी विक्ट्री। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। देखिए, उनको इसका तजुर्बा डोकलाम में भी मिल गया था, परंतु डोकलाम में 73 दिन के बाद वो चले गए तो उनको तिल मिला रहे थे, जो भाई हमको कोई ना कोई आकर यहाँ पर बदला लेना है, रिवेंज लेना है। उसके लिए वो आए, यहाँ पर 9 महीने तक बैठे रहे, कुछ उनको हासिल नहीं हुआ, पूरी दुनिया में उनकी थू-थू हुई। और इसीलिए उनको यहाँ से विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि उन्हें मालूम चल गया था जो भारत घुटने टेकने वाला नहीं है, भारत ने मिरर डिप्लॉयमेंट किया है। एक दूसरी मैं और बात कहूंगा, देखिए, जो भारत ने उनके विरुद्ध काम किया है, चाहे वो एप्स को हमने किया हो, चाहे उनके इन्वेस्टमेंट को, चाहे ट्रेड को, तो वो भी उनको बहुत ही कटोच रहा था, क्योंकि ट्रेड, व्यापार उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण। और आखिरी बात, क्वाड को जो हमने इतना स्ट्रेंथन किया है, शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा जो भारत ऐसे बड़े कदम उठाएगा।
जी। भारत इस तरह के कदम उठा सकता है, ये अंदेशा नहीं था चाइना को, और ये भी एक बड़ी वजह है, कह रहे हैं अशोक सज्जनहार साहब। और चीन ने पाकिस्तान को बड़ा धोखा दिया है। सीपेक में चीन ने 1 रुपया नहीं दिया। पाकिस्तान की योजना मंत्रालय ने इस बारे में, वहां के मंत्रालय ने जानकारी दी है, चीन ने सिर्फ कागजी कार्रवाई की है। पाकिस्तान की कई परियोजनाओं को ठप करने की तैयारी भी चल रही है, और इस बारे में कहने वाले लोग आम लोग या कोई जर्नलिस्ट नहीं है, ये बात वहां की संसद भी अब मान रही है। असल में वहां पर 2 सेनेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये बात कही है कि जो 42 अरब अमेरिकी डॉलर देने की बात कही गई थी, उसमें से कोई पैसा नहीं मिला है। कई जगहें तो ऐसी हैं जहां सिर्फ तंबू गाड़कर और एक चौकीदार बैठाकर ये कह दिया गया है कि चलिए इसके साथ ही योजना का शुभारंभ हो रहा है। और ये बहुत बड़ा धोखा है पाकिस्तान के साथ, ये कह रहा है पाकिस्तान, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि चीन से खैरात मिलेगी, जो कि मिली नहीं। सुमित के पास मैं चल रहा हूं। सुमित, इसका मतलब ये है कि जो लोग कह रहे थे कि वैसे तो पूरा का पूरा ओबोर खतरे में आ सकता है, लेकिन खासतौर से जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है वो तो निश्चित पड़ेगा ही पड़ेगा फच्चर में, और वो पड़ गया लगता है। देखिए, बिल्कुल आप अगर देखें, सीपेक को लेकर पहले कहा गया था कि ग्वादर के पोर्ट के आसपास के इलाकों को, पाकिस्तान के इलाकों को चीन कोई कैप्चर नहीं करेगा, लेकिन हमने देखा वहाँ पे उन्होंने अपनी फेंसिंग कर दी, एंट्री एग्जिट पॉइंट बना दिए गए, सबको सर्विलेंस किया गया। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहे हैं वहाँ पर, उनमें सीधे तौर पर चीन अपने फायदे के लिए वो प्रोजेक्ट लगा रहा है, ना कि पाकिस्तान की जो बिजली आपूर्ति है उसको पूरा करने के लिए, और सभी के लिए उनको ज्यादा पैसे में वो बिजली बेची जाएगी। तो ये अपने ट्रैप में चीन पाकिस्तान को बिल्कुल लगभग फंसा चुका है। दिनेश, पाकिस्तान खुद अपने जाल में फंसा है, लालच के जाल में। लेकिन अब मैं इसको लेकर जरा अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास चलूं। दीपक झा, आखिरकार देखिए, जो स्थिति पहले बनी हुई थी, एक ब्रेक थ्रू हुआ है, आइस मेल्ट हुई है, कभी आपको सरकार को उसका क्रेडिट भी देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो अपने मुख्यमंत्री काल में रहते हुए दुनिया की सबसे ज़्यादा यात्रा किया है, तो चीन की यात्रा किया है। 17 से 18 बार ये सबसे ज़्यादा चाइना गए हैं। तो दोस्ती, क्या आप विपक्ष को गाली देते हैं, कहते हैं नूडल्स खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, उल जुलूल बातें करते हैं, मतलब इनके पास कोई तथ्य और तर्क नहीं होता है। तो नरेंद्र मोदी जी 17 से 18 बार क्या रिश्ता निभाने जाते थे चाइना के साथ, आज बताइए ना। और नरेंद्र मोदी जी के रहते कहते हैं कि कब्जा नहीं किया, वो अंदर आ जाता है, और फिर अब पीछे जा रहा है। तो आपने कहा कि क्रेडिट दे दीजिए, हम बधाई देते हैं अपनी भारतीय सेना को, नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई दे देंगे भाई, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं तो देना ही पड़ेगा उनको। आखिर के चंद सेकंड्स बचे हैं, इसलिए अब जल्दी से मैं आपके पास रोहित चहल आ रहा हूं। ये मुझे समझाइए कि ये जो बात कही जा रही है, आप इसको सिर्फ विपक्ष विरोध करने के लिए विरोध करता है करके खारिज करेंगे, या आप इसमें जहां कोई स्वस्थ आलोचना है उसको अकोमोडेट भी करेंगे? देखिए दिनेश जी, पहली बात तो धन्यवाद करना चाहूँगा, दीपक जी ने भारतीय सेना की तारीफ करी, उस भारतीय सेना के ऊपर जिसके ऊपर इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, जिस भारतीय सेना से एयर स्ट्राइक के सबूत इनके नेता राहुल गांधी जी ने मांगे, आज कम से कम उनकी तारीफ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय सेना। आप भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की तारीफ नहीं कर सकते, कोई उम्मीद भी नहीं है आपसे। अटल जी ने देखिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, अटल जी ने संसद के अंदर खड़े होकर इंदिरा जी को दुर्गा का रूप बताया। आपको मानना चाहिए था, मोदी जी की तारीफ करनी चाहिए थी अगर सर्जिकल स्ट्राइक करी वहां पर, लेकिन आपसे उम्मीद नहीं है, क्योंकि सोनिया जी की कांग्रेस है, इंदिरा जी की नहीं। 1 मिनट और दूसरी बात, देखिए मैंने आपको सुना धैर्य से, देखिए आपको मानना चाहिए मोदी जी ने जिस प्रकार से भारतीय सेना को मजबूत करने का एक काम किया है, और लगातार भारतीय सेना को एडवांस जिस तरीके से टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है, एडवांस इक्विपमेंट से, वेपन से लैस किया जा रहा है, और यही एक बड़ी बात है। पहले वो उम्मीद चीन को थी कि ये पुराना भारत है। एक बात जरूर मेरे समझ में नहीं आती है, आप लोगों को भारत है, सर वक्त पूरा हो गया है, अब आप बहुत ऊंची आवाज में भी कहेंगे तो बात पूरी नहीं हो पाएगी। रोहित चहल प्लीज, दिनेश जी, रोहित चहल एक बात, लेकिन मेरे ऑनर अवार्ड अगर रशिया से लेके फिलिस्तीन से लेके चाहे वो रोहित चहल सुनने के लिए तैयार नहीं है, वरना मैं कंक्लूड करते हुए आप सबसे इजाजत मांगता। हमारे मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आज अड़ी में इतना ही। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।